कई लोग अपने असली चेहरे पर मुखौटे लगाकर रखते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने मुखौटे बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे लोगों से यदि समय रहते सावधान ना हुए तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन्हें पहचान लेना कोई साधारण काम नहीं है। अच्छे अच्छे अनुभवी लोग भी धोखा खा जाते हैं। फिर अधीश, अमृत और माधवी, ये तो अभी बहुत कम उम्र के हैं। इनके लिए किसी की पहचान कर पाना आसान नहीं है। जैसे भाग्य लक्ष्मी चंदा को नहीं पहचान सकी, क्या अधीश का कोई करीबी ही उसे धोखा देने वाला है? क्या अब लारा चंदा को खोजने में सफल हो सकेगी? विश्वाजी जब प्रकाश नगर लौटे तो उन्होंने एक नई सेविका को बच्चों के साथ देखा। उन्हें जीवन का इतना अनुभव तो था ही कि व्यक्ति को देखकर उसकी फितरत पहचान ले। उन्हें देखते ही चंद्रिका थोड़ी सहम सी गई। विश्वा ने पूछा, कौन हो तुम? नई सेविका हो क्या? माधवी तभी वहां से गुजर रही थी। उसने जब सुना कि विश्वाजी किसी से कड़े स्वर में कुछ पूछ रहे हैं तो बाहर चली आई। चंद्रिका को घबराई हुई देखकर माधवी बोली, पिताजी, ये बच्चों की देखभाल और उनकी रक्षा के लिए आई है। अमृत दीदी ने ही इसे नियुक्त किया है। विश्वाजी कुछ सोचकर बोले, अच्छा ठीक है, मैं सामंत रणधीर से मिलने जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अमृत का नाम सुनकर विश्वाजी थोड़े आश्वस्त हुए, लेकिन फिर भी कुछ था जो उन्हें खटक रहा था। अमृत से सीधे ही इस बारे में सवाल जवाब करना उचित समझा। वैसे भी वे जानते थे कि अमृत एक समझदार और जिम्मेदार लड़की है और जिस तरह से उसने महल की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है, उसके निर्णय पर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। माधवी ने ये बात जाकर अमृत को बताई तो उसने भी हंसी में बात टाल दी। पिताजी की तो आदत ही हो गई है हर किसी को शंका भरी दृष्टि से देखने की। उन्होंने चंद्रिका से कुछ कहा तो नहीं? माधवी बोली, नहीं कहा तो कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चंद्रिका से पूछा था वो कुछ घबरा गई थी। और वैसे भी पिताजी की आवाज ही ऐसी है कि साधारण बात भी करेंगे तो सुनने वाला डर जाएगा। ये कहकर वो हंस पड़ी। अमृत को भी हंसी आ गई, लेकिन वो नकली गुस्सा करते हुए बोली, धत पगली, ऐसा नहीं कहते। लेकिन तुमने अच्छा किया चंद्रिका को बचा लिया। कहीं नाराज होकर चली जाती तो हमारा क्या होता? बच्चे तो आजकल उसके बिना एक पल नहीं रहते। और इन दोनों को और तुम्हें संभालना मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। माधवी ये सुनकर पहले झूठ मूठ गुस्सा हुई, फिर हंस पड़ी। उन दोनों को तो सपने में भी पता नहीं था कि उन्होंने अपने आप को और बच्चों को किसी मुसीबत में डाल लिया है, बल्कि खुद जाकर वे उसे न्योता देकर आई हैं। अधीश और उसके सारे साथी तरंगम लौट आए थे। सताक्षी पूरे रास्ते आंखें फाड़ फाड़ कर सब कुछ देख रही थी। उसके लिए ये दुनिया थोड़ी बदल चुकी थी और तरंगम आकर तो वो हैरान ही रह गई। इतना सुंदर नगर तो उसने कभी नहीं देखा था। बटुक ने आते ही सताक्षी की पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी। सताक्षी भी उनके साथ महल के अंदरूनी हिस्से में रहने चली गई, जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया था। फिर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। बलवीर ने भी उनसे विदा लेकर अपने महल की राह ली। समीर भी एक बार फिर अधीश को धन्यवाद देकर अपने घर चला गया। अगले दिन अधीश ने बटुक को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बटुक जी। इतने दिनों से हम दोनों को तो आश्रय दिए हुए थे, अब मैंने आपके ऊपर एक और नए मेहमान की जिम्मेदारी डाल दी। बटुक ने हंसते हुए कहा, दोबारा ये बात कही तो ठीक नहीं होगा अधीश जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे नायाब मेहमान मेरे घर आए हैं। लेकिन फिर भी अधीश को संतोष नहीं हुआ। उसे हमेशा ये लगता रहता था कि वो बटुक के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। ऊपर से कई दिनों से उसके काम का भी नुकसान हो रहा था। उसने सोचा, थोड़ा धन इकट्ठा होते ही मैं कोई छोटा सा घर अपने और आचार्य के रहने के लिए खरीद लूंगा। लेकिन सताक्षी, उसका क्या किया जाए? सताक्षी का सवाल अधीश के सामने तलवार की तरह लटक रहा था। तभी उसे भीतर से सताक्षी आती हुई दिखाई दी। आते ही अधीश से बोली, मेरे बारे में सोच रहे थे ना? लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर अधीश थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन जल्दी ही संभल कर बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही बैठा कुछ सोच रहा था। सताक्षी उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे कोई बात नहीं, बस फिलहाल मुझे उत्कर्ष भवन का रास्ता बता दो।
अधीश बोला, उत्कर्ष भवन? तुझे उत्कर्ष भवन में क्या काम है और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? शताक्षी फिर हंसी और बोली, अरे मैंने पता किया है। तुम्हें क्या लगा मैं बस ऐसे ही किसी दीवानी की तरह उठकर तुम्हारे पीछे चली आई हूं? सोच समझकर चीजें पता करके आई हूं। अब बहुत सवाल मत करो और जल्दी से मुझे उत्कर्ष भवन पहुंचा दो। अधीश ने रथ तैयार कराया और उसे लेकर उत्कर्ष भवन पहुंच गया। शताक्षी वास्तव में बहुत कुछ पता करके आई थी। ये देखकर अधीश को आश्चर्य ही हुआ था। जल्दी ही उसने उत्कर्ष भवन के पास भविष्य बताने वाली एक बुढ़िया से दोस्ती कर ली और वहीं उसके भवन में आसन जमाकर बैठ गई। अधीश बोला, तुम अभी वापस नहीं चलोगी? शताक्षी ने कहा, ना बाबा, अभी मेरे काम का समय है। थोड़ी ही देर में लोग आने लगेंगे। अब मैं और बूढ़ी माई मिलकर लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बांचेंगे। क्यों माई? उसने माई की ओर सवाल उछाला। बूढ़ी माई पोपले मुंह को खोलकर मुस्कुराई। अधीश शताक्षी की चतुराई पर सच में हैरान था। थोड़ी ही देर में उसने कितनी कुशलता से अपने लिए काम भी ढूंढ लिया था और रहने के लिए जगह भी। उसे वहीं छोड़कर अधीश वापस आ गया। कमरे में जाकर उसे याद आया कि आते वक्त रानी भाग्यलक्ष्मी ने उसे एक उपहार दिया था और उसने अब तक उस उपहार को खोलकर नहीं देखा। अधीश ने अपने बटुए में से वो डिब्बी निकाली। उस डिब्बी में से एक अंगुली कवच निकला, पीतल का बना हुआ साधारण सा अंगुली कवच। अधीश ने सोचा, ये क्या चीज है और मैं इसका क्या करूंगा? ये रानी भी अजीब है। ये सोचकर उसने डिबिया वापस बंद कर दी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। मंदार में उसने एक ऐसी ही काली शक्ति के बारे में पढ़ा था। अंगुली पर एक कवच पहन लेने से काले या आसुरी मंत्र भी सिद्ध किए जा सकते हैं, जैसे गुरु सूर्यभान की तीसरी आंख थी। काली शक्तियां व्यक्ति की मानसिक स्थिति के आधार पर असर करती थीं। यदि व्यक्ति इन पर काबू कर ले तो सात्विक शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती थीं। कहीं यह अंगुली कवच उसी तरह का तो नहीं? अधीश ने सोचा। ये सोच दिमाग में आते ही वो उत्साह से भर उठा और तुरंत ही बलवीर के महल की ओर चल पड़ा। बलवीर के यहां पहुंचा तो उन्होंने स्वागत करते हुए पूछा, कहिए अधीश जी, कहीं आप आज ही से काम पर तो नहीं आ गए? कुछ दिन आराम कर लीजिए, फिर काम तो करना ही है। अधीश झेप गया। जब बलवीर जी को उसे छेड़ना होता था तो वे अधीश जी कहकर बात करते थे। इतने दिनों तक साथ काम करते रहने से उन दोनों के बीच दोस्तों की तरह व्यवहार होने लगा था। अधीश उनकी बात समझकर बोला, काम पर तो कल से ही आऊंगा, अभी एक दूसरे बहुत जरूरी काम से आया हूं। यह कहकर उसने बटुए से वो डिबिया निकाली और बलबीर के हाथ पर रख दी। बलबीर पहले तो उसे ध्यान से देखते रहे। वो डिबिया भी काफी पुरानी और रहस्यमय लगती थी, लेकिन जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उछल ही पड़े, जैसे उन्होंने कोई बिच्छू देख लिया हो। ये कहां से मिली तुम्हें? उनके स्वर की व्याकुलता और हाव भाव देखकर अधीश को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला, मैंने आपको बताया था ना, रानी ने चलते समय मुझे एक उपहार दिया था। तो क्या यही वो उपहार है? बलवीर ने अधीश की बात काटकर पूछा। अधीश ने जवाब दिया, हाँ महाशय, क्या कोई समस्या है? बलवीर ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, यदि व्यक्ति को ठीक से प्रयोग करना आता हो तो विष भी अमृत बन जाता है, और इस मामले में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह अंगुली कवच काली सिद्धियों को पाने का पहला सोपान है। अधीश उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मतलब महाशय, मैं समझा नहीं। बलवीर ने उत्तर दिया, मतलब ये कि इस कवच को पहनकर तुम बड़ी आसानी से विषैली बर्फ या उसकी तरह के काले मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। जिस अंधेरे की शक्ति को खोजने तुम वहां गए थे, यह उसी का मूर्त रूप है। अधीश की आंखें चमक उठी। इसका मतलब है रानी भाग्यलक्ष्मी ने बहुत सोच समझकर ही मुझे ये उपहार दिया है। जिस चीज की खोज में मैं जंगल गया था और भटककर उनके राज्य में पहुंच गया था, वो उन्होंने अनायास ही मुझे उपहार में दे दी, बल्कि उससे भी कई गुना कीमती चीज। अधीश का मन रानी के लिए श्रद्धा से भर उठा। उसने बलवीर से पूछा, क्या मैं इसे अभी पहनकर इसका प्रयोग कर सकता हूं? बलवीर ने कहा, इसे तो तुम कभी भी पहन सकते हो, लेकिन प्रयोग करने से पहले तुम्हें विषैली बर्फ के मंत्र याद करने होंगे। अधीश उनकी बात समझ गया। अब वो जल्दी से जल्दी महल जाकर मंत्रों का अभ्यास करना चाहता था। उधर रानी भाग्यलक्ष्मी और लारा के जीवन का अब एक ही उद्देश्य रह गया था,
वो था चंदा को वापस लाना। इस चिंता के बीच उन्हें भान ही नहीं हुआ कि शताक्षी वहां से गायब हो चुकी है। वैसे भी रानी के महल में हजारों सेविकाएं और बंदियां थीं। शताक्षी भी उन्हीं में से एक थी जिन्हें रानी ने कैद कर लिया था। अभी वैसे भी उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, तो शताक्षी के गायब होने का उन्हें पता ही नहीं चला। रानी और लारा जंगल में उस कुएं की ओर चल पड़ी थीं, जहां राजकुमार वीरभद्र कैद थे और जहां चंदा को उन्होंने आखिरी बार देखा था। वहां पहुंचकर भी कुछ खास उन्हें नहीं मिला था। थक-हार कर लारा बोली, रानी जी, हम पहले भी कई बार इस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन आज तक मैं इस जादू को तोड़ नहीं सकी। आज एक बार और प्रयास करके देखती हूं। रानी ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है लारा, और वैसे भी मुझे विश्वास है कि अब हमारा अच्छा समय शुरू हो गया है। तभी तो वीरभद्र का संदेश हम तक पहुंचा। लारा बोली, आप ठीक कहती हैं रानी जी, मैं एक बार फिर कोशिश करती हूं। यदि कामयाब ना हुई तो हमें खुद जाकर चंदा को खोजना होगा। रात ढलते ही लारा ने एक बार फिर से जादू की विधि शुरू कर दी। ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करके उनमें आग लगा दी। फिर नमक से 3 घेरे बनाकर एक में रानी को खड़ा किया, दूसरे में खुद जाकर खड़ी हुई और तीसरा गोला खाली था। बहुत से मंत्र पढ़ने और बलि देने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अचानक वो चक्कर खाकर गिर पड़ी, लेकिन रानी अपने घेरे से बाहर निकलकर उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जादू टूट गया और आग बुझ गई। हर बार की तरह इस बार भी उनके हाथ असफलता ही लगी थी। सवेरा होते ही लारा की बेहोशी दूर हो गई। आंखें खोलकर उसने चारों ओर देखा। रानी कुएं के पास खड़ी उसके भीतर झांक रही थी। लारा ने उसे आवाज दी तो उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं लारा, अब हम खुद जाकर चंदा को खोजेंगे, चाहे उसके लिए मुझे 400 साल और क्यों ना भटकना पड़े। रानी ने अपना दृढ़ निश्चय सुनाया। लारा ने हामी भर दी, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं रानी जी, हम जल्दी ही वहां चलेंगे। रानी ने एक बार फिर आंखों में आंसू भरकर कुएं की ओर देखा और वे वापस नगर की ओर चल पड़ी। कहां तो रानी ने सोचा था मणि के मिलते ही अपनी जान देकर वो इस कष्ट से मुक्ति पा लेगी, लेकिन अब वो मरना नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था कि जब राजकुमार वीरभद्र जीवित और सही सलामत है तो वो उनका इंतजार करेगी। राजकुमार ने अपने संदेश में भी तो यही लिखा था, मेरा इंतजार करना भाग्यलक्ष्मी, मैं जरूर आऊंगा। इससे रानी की उम्मीद बढ़ गई थी और उसे जीवित रहने की एक वजह मिल गई थी। महल पहुंचते ही लारा और भाग्यलक्ष्मी चंदा की खोज में निकलने की तैयारी करने लगी। उधर सोमसेन को जैसे ही लगा कि अधीश वापस आ गया है, वो पहले से भी ज्यादा सावधान हो गया। अधीश के पीछे भी उसने कुछ और जासूस लगा दिए। भले ही अब उन दोनों का समझौता खत्म हो गया था, लेकिन अब भी वो अधीश की तरफ से निश्चिंत नहीं हो सका था। वो जानता था कि पहला मौका मिलते ही अधीश उससे बदला जरूर लेगा, लेकिन अधीश तो कहीं और ही मग्न था। फिर भी कोई था जो सोमसेन की नजर में नहीं था और जो उससे बदला लेने के लिए अधीश से भी ज्यादा बेचैन था। वो था समीर, लेकिन सोमसेन उसे तो किसी गिनती में समझता ही नहीं था। फिर भी कहते हैं ना कि छोटे से घाव पर यदि ध्यान न दिया जाए तो वो नासूर बन सकता है। वही नासूर था समीर, जिस पर आज तक सोमसेन ने ध्यान नहीं दिया था। क्या करने वाला था समीर सोमसेन से बदला लेने के लिए? अधीश की क्या योजना थी आगे की? क्या वो समीर का साथ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।